हेलो चैम्पियंस, कैसे हो। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी सेकंड क्लास है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कितना पढ़ाया था वो आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। तो हमने फर्स्ट क्लास में यहाँ तो पढ़ लिया था साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। और दूसरा सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। फिर जी.एन. रामचंद्रन के बारे में पढ़ लिया था। इन्होंने कोलेजन प्रोटीन के बारे में बताया था। इसमें भी कौन सी ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताई थी कोलेजन प्रोटीन की, ठीक है। इन्होंने एक प्लॉट भी दिया था। दूसरी चीज़ है सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट को भी दो पार्ट में, ये कि लिविंग है ये नॉन लिविंग है। इसमें सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा हमारा हिस्ट्री था, उसमें था पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी करी थी। डिस्कवरी ऑफ सेल किसे कहते हैं रॉबर्ट हुक को। जो कौन सी सेल, नॉन लिविंग में भी कौन सी, प्लांट सेल। प्लांट में भी कौन सा प्लांट, तो एक प्लांट। और इसमें प्लांट में भी कौन सी सेल, तो वो हो जाएगी कॉर्क सेल, जो कि नॉन लिविंग होती है। तो नॉन लिविंग है तो इसको हम कह सकते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी उसमें सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट थी। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट अब्सेंट था, तो सारी चीज़ें क्या थी, वो अब्सेंट थी। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर थी उसमें सिर्फ सेल वॉल थी, इसीलिए उसकी अपीयरेंस कैसी थी, तो वो होलो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर थी। और दूसरी इन्होंने इसके लिए एक वर्ड दिया जिसको कहते हैं सेलुलर वर्ड, और जो इसको बिगाड़ते बिगाड़ते आज के दिन में हम लोग इसको सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दूसरा है टर्म है हमारा अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये भी इन्होंने बताया था, ठीक है। मतलब सेल वॉल की प्रेजेंस और अब्सेंस के बारे में रॉबर्ट हुक ने ही बताया था। इनकी एक बुक थी जिससे हमें सारी चीज़ें पता चली, वो है माइक्रोग्राफिया। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। जो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था, ठीक है, डिस्क्राइब करा था। वो भी अलग अलग सेल्स में, जैसे कि आरबीसीज में, ह्यूमन स्पर्म में और बैक्टीरिया मतलब प्रोटोजोअन्स वगैरह। दूसरे थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या करा था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर हिलता डुलता रहता है, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। मतलब इन्होंने बताया था कि इन फ्यूचर मेरे नाम से जाना जाएगा, जिसमें बहुत से चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में इन्होंने ही बताया था। ये कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे, वो थे, इनको आप देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। तो इसको अगर हम कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा, और अगर वैसे पढ़ते रहेंगे तो फिर ठीक से याद नहीं होगा, इसने ये कहा उसने वो कहा। कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं, कौन कौन से, एक हमारे हैं एम स्लाइडेन, दूसरे हैं टी शॉन, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले तो साइंटिस्ट के बारे में। एम स्लाइडेन, दूसरे हैं हमारे कौन से, टी शॉन। और ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ये अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे, ठीक है। एक जर्मनी में थे तो एक जो है कि ब्रिटिश में थे। इन लोगों के सब्जेक्ट जो थे वो भी अलग अलग थे, एक का बॉटनी था, एक का जूलॉजी था। दोनों अपने अपने सब्जेक्ट पे जो है रिसर्च कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसको हम याद करने के बेसिस पे ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कि एम पहले आता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आता है, टी आता है बाद में, ठीक है। और जर्मनी और ब्रिटिश में बी पहले आता है, जी बाद में आता है, ऐसे बताते हैं। इसमें एम पहले आता है, जर्मनी और ब्रिटिश दो ही, आपको ये ध्यान रखना रहेगा, ब्रिटिश और जर्मनी दो कंट्री थी। अब ब्रिटिश और जर्मनी में बी पहले आता है
जो पहले आता है वो पहले में नहीं है, जो बाद में आता है उसमें है। मतलब एम पहले आता है तो इसमें बी पहले आता है, तो बी नहीं है, इसमें क्या है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में थे ये। और इनका सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट बताओ। एम पहले आता है, और बॉटनी और जूलॉजी, और जी और ब्रिटिश इधर पहले लिख लेते हैं। फिर बचा क्या, ब्रिटिश। ठीक, अब जी पहले आएगा या बी पहले आएगा। अगर हिंदी में लिखें जूलॉजी और जर्मनी, ठीक, दो पहली तो कंट्री याद रखनी है, एक जर्मनी एक ब्रिटिश। ठीक है, तो जर्मनी जा से हिंदी में और जूलॉजी जा से, दोनों सेम है लेकिन एक साथ नहीं है। ठीक है, जर्मनी में आएगा हमारा दूसरा जो बचेगा क्या, बॉटनी। ब्रिटिश बी से है तो बी से बॉटनी है, लेकिन बॉटनी नहीं आएगा, आएगा जूलॉजी, ऐसे याद रखना है। और साइंटिस्ट अगर याद रखना है तो ऐसे कि एम पहले आता है तो पहले वाला इसमें नहीं आएंगे, पहले वाले आएंगे टी शॉन ब्रिटिश के थे, एम स्लाइडेन थे जर्मनी के। ठीक, और कौन से सन में करा था, ईयर कौन सा था इनका, 1838 में इन्होंने करी थी, 1839 में। ठीक, तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो जितने भी प्लांट सेल है, बॉटनी की कर रहे थे ना, तो इन्होंने बताया जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल के प्रोडक्ट के मतलब कि टिश्यू से बने होते हैं, तो वो लिख लेते हैं, ऑल प्लांट आर फॉर्म्ड बाई सेल एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या है ना कि अगर हमारे एग्ज़ाम में कंबाइंड इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे, तो अगर इन दोनों के अगर कंबाइंड स्टेटमेंट पूछता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट पूछता है ना, दिक्कत तब आती है। तो उसके बारे में हम भी जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इनका ये हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था वो भी बताते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि, एक सेकेंड रुकना, तो इन्होंने बताया था कि ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। इन्होंने क्या बताया था, ए थिन कवर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि एनिमल जो सेल होती है उस पर थिन कवरिंग होती है। थिन कवरिंग का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप कह लो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या बताया था, उसके बाद क्या था कि जैसे कि जो एम स्लाइडेन थे और टी शॉन थे, ये एक बार मिले, और जब मिले तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है, क्या क्या तुमने डिस्कवर करा। तो जो एम स्लाइडेन थे उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे सेल या सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। उन्होंने बताया अभी तक और कुछ डिस्कवरी नहीं करी है। तो जो ये थे ये थोड़ा सा चालाक थे। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने बताया, इन्होंने जान लिया कि इन्होंने अभी तक ये डिस्कवर नहीं करा है, इन्होंने सिर्फ इतना डिस्कवर करा है। तो इन्होंने ये तो बता ही दिया था कि थिन कवरिंग प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में। तो उसके बाद जब ये घर गए तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो थिक कवर प्रेजेंट होता है वो, इन्होंने घर गए, उन्होंने प्लांट सेल लिया, उसको उन्होंने चेक करा, उसको उन्होंने उस पर रिसर्च करी, तो उन्हें पता चला कि जो थिक कवर होता है, थिक कवर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक, तो ये इन्होंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने ये भी कह दिया, क्या, अभी आगे आना पड़ेगा, तो इसको ये पॉइंट इसका ही है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो आ जाएगा। ये ऐसे कर देती हूँ मैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होएगा। तो
इन्होंने क्या बताया कि एनिमल एंड प्लांट बॉडी आर फॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक, क्योंकि इन्होंने बताया था प्लांट जो होता है वो सेल या सेल प्रोडक्ट से बना है। इन्होंने क्या बता दिया, दोनों का कंबाइन करके इन्होंने बता दिया कि एनिमल होता है या प्लांट है जो भी है, एनिमल एंड प्लांट बॉडी आर formed by cell and cell product। ठीक, तो इनका पहला स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ये अपने कंट्री में रिसर्च कर रहे थे, ये अपने कंट्री में, दोनों अलग अलग थे। इनका जो रिसर्च का ईयर था वो भी अलग अलग था, इनका सब्जेक्ट भी अलग अलग था। इन्होंने जब एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर बहुत ही पतली कवरिंग है, जो कि जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की है, वो इन्होंने बताया। ठीक है, फिर जब मिले उसके बाद में इन्होंने इनका स्टेटमेंट भी दे दिया। उनको पता चल गया कि थिन एनिमल पे है तो थिक उस पे होएगी। उन्होंने जाके चेक भी कर लिया माइक्रोस्कोप में, तो इन्हें पता चला कि थिक कवरिंग प्रेजेंट होती है प्लांट सेल पे, और फिर दोनों का भी इन्होंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो एम स्लाइडन थे वो गुस्सा हो गए कि तुमने मेरी स्टडी को ले लिया, हमने तुमको बता दिया और तुमने वही चुरा लिया। ठीक है, तो फिर जो टी शॉन थे उन्होंने कहा था, एक सेकेंड, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब जो है कि हम दोनों लोग एक ही मतलब एक स्टेटमेंट दे देते हैं जो हम दोनों की स्टडी का कंबाइंड फॉर्म में होएगा। ठीक है, वो इन्होंने दिया। एक सेकेंड रुकना। तो हेडिंग क्या डाल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या था, जो कंबाइंड फॉर्म है। ये तो जो पीछे थे वो हमारे कैसे थे, इंडिविजुअल फॉर्म में थे, जो दोनों ने अलग अलग दिए थे। ठीक है, अब जो कंबाइंड फॉर्म में थे वो देख लेते हैं, दिख रहा है ना। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। तो इतना क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हमसे पूछे कि जो ये जो स्टेटमेंट थे ये इनके इंडिविजुअल स्टेटमेंट थे, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग थे, इन्होंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि थिन कवर किसने डिस्कवर करा था, किसने बताया था एनिमल में, तो वो भी टी शॉन ने बताया था। ठीक है, और अगर आता है थिक कवर किसने बताया था प्लांट सेल में, वो भी इन्होंने ही बताया था, टी शॉन ने बताया था। अगर आता है कि एनिमल एंड प्लांट बॉडी आर फॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट, अगर एनिमल एंड प्लांट बॉडी दोनों एक साथ आता है तो हम बताएंगे टी शॉन ने। अगर आता है सिर्फ प्लांट आर फॉर्म्ड बाय सेल, प्लांट किससे बना है, सिर्फ अगर प्लांट आता है तो हम बताएंगे एम स्लाइडन ने। अगर एनिमल और प्लांट दोनों आता है तो हम बताएंगे टी शॉन ने। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि इन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी करी थी तो कंफ्यूज हो जाता है कि थिक कवर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो ये भी इन्होंने करा होगा, लेकिन ये इन्होंने नहीं करा, ये भी किसने करा था, टी शॉन ने। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो उसके बाद में क्या है कि को पता चल गया कि इन्होंने हमारी रिसर्च को अपना नाम दे दिया। तो एम स्लाइडन जो थे वो गुस्सा हो गए। तो उनको राज़ी करने के लिए टी शॉन ने क्या करा कि चलो ठीक है, हमारी जो रिसर्च है हम दोनों अपनी अपनी रिसर्च को क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करके एक स्टेटमेंट अलग दे देते हैं, जो अब मिक्स करने के बाद में तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। ये इनकी कंबाइंड स्टेटमेंट थी, मतलब टी शॉन की और एम स्लाइडन की। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट था, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, तो पहला स्टेटमेंट था सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ
ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि सेल कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो एक तो हमारी होती है यूनिसेलुलर, दूसरी है मल्टी सेलुलर। तो इतना भी आपको पता होगा कि यूनिसेलुलर किसे कहते हैं और मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं, कोई बताएगा? यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक सेल, मल्टी सेलुलर का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, दूसरा जैसे कि हमारा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, इनकी बॉडी किससे बनी हुई है, तो कोई बताएगा? ठीक है, तो नेचर में दो ही टाइप के सेल्स होती हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाएंगे, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे वो होती है, तो वो इनकी पूरी की पूरी बॉडी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक, यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक ही सेल से बनी होती है पूरी की पूरी बॉडी। और मल्टी सेलुलर में हमारे आ जाएंगे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, फंजाई है, इनकी बॉडी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है कि जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक सेल से बना होता है, तो वो बैक्टीरिया में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे खुद ही करता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है एक सेल से बना होता है, कोई भी बैक्टीरिया ले लो, वो अगर सॉइल में है तो उसको फूड भी चाहिए, रेस्पिरेशन भी चाहिए, तो वो कौन करेगा, उससे हम तो करने नहीं जाएंगे, तो वो खुद ही करते हैं सारा फंक्शन। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कह लो या फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ठीक, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें मिनिमम से मिनिमम कितनी सेल्स होंगी, एक सेल तो होगी ही होगी। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग, या कह लो इंडिपेंडेंट या फ्री लिविंग, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होता है। मतलब कि ये सारे के सारे फंक्शन खुद ही करता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट है तो। ठीक है, दूसरा क्या है, परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस। ठीक है, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हमारी एनसीईआरटी में लिखी है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल हैव नॉट लिविंग फ्री एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर एक सेल से कम है तो वो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट नहीं करेगा, हैव नॉट लिविंग, ये फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे स्टार मार्क करके, एक सेकेंड। एनीथिंग less than a complete cell have not living, have not free existence। और ये दोनों लाइनें जो हैं वो एनसीईआरटी की हैं,
तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है, या सारे जो इसेंशियल फंक्शन है खुद करता है या नहीं करता है, और एक ये लाइन। ठीक, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक सेल से कम है तो वो लिविंग नहीं होएगा। ठीक, अगर एक भी सेल है तो वो क्या होगा, वो लिविंग होगा और फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होगा उसमें। मतलब फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि वो सारे इसेंशियल फंक्शन होते हैं वो खुद ही करता है। इसका एक एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है वो लिख लेते हैं। वायरसेस आर exceptions of सेल थ्योरी। तो ये क्यों था एक्सेप्शन, तो वो भी लिख लेते हैं। ड्यू टू ए सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि सेल की जो फंक्शनल यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल यूनिट है वो भी क्या है, सेल है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। सेल इज FUNCTION फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट क्यों है ये अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। क्योंकि जो जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो अभी पीछे बताया हमने कि जितने भी हमारे रिएक्शंस होती हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में होती हैं। मतलब जो मेन एरिया ऑफ सेलुलर रिएक्शंस किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म को। तो जो फंक्शनल यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी सेल। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे फिर से। मेन एरिया ऑफ सेलुलर रिएक्शन, एक सेकेंड। तो ये जो वायरस है इसको अगर अपनी बॉडी से निकाल दें तो ये किसी पे डिपेंड रहता है, क्योंकि इसमें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। मेन एरिया ऑफ सेलुलर रिएक्शंस, या इसको कह दो मेटाबॉलिक रिएक्शन, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछो अभी कमेंट सेक्शन में, आप ये लिख लो तब तक। तो तीसरा स्टेटमेंट था वो क्या था, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक क्या थे, मतलब ये सेल थ्योरी फेल क्यों हुई। कोई भी चीज़ फेल होती है तो फिर दूसरी बनती है, तो इसका ड्रॉबैक क्या था। जहाँ तक अभी क्लियर है। ठीक है, कि इसमें ये क्या था, कोई भी सेल अगर
कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होगी, सेल होगी। कैसे होगी, वो ऐसे होगी, मैंने आपको भी पहले बताया है, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या था, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल्स इज फॉर्म्ड। तो मतलब जो नई सेल कैसे बनती है वो इन्होंने नहीं बताया था, इसीलिए ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। ठीक, ये जो मेन स्टेटमेंट थे वो हो गए, ये इसका ड्रॉबैक भी हो गया। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इन्होंने जो सेल थ्योरी थी तो इन्होंने ये भी बता दिया कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये भी बता दिया फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी थी। लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि जो नई सेल है वो कैसे बनती है। तो ये इसका ड्रॉबैक था, या आप कह लो इसकी कमी थी। तो जब कोई भी थ्योरी में अगर कमी रह जाती है तो फिर न्यू थ्योरी आती है, तो उसको जो हमारी न्यू थ्योरी है उसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो जब किसी भी चीज़ में कमी हो जाती है ना तो उसे पूरा करने के लिए कोई ना कोई आता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कौन आया था, तो वो हमारे थे, कौन से थे, कोई बताएगा? एक सेकेंड। मॉडर्न सेल थ्योरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। ठीक, तो ये किसने दिया था, तो गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। ठीक, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो क्या था कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ठीक, सिर्फ इन्होंने यही बताया था और कुछ खास नहीं बताया था, बस ये एक स्टेटमेंट दिया था। इसका मतलब क्या है, तो ओमनी सेलुला ए सेलुला, मतलब कि जो भी न्यू सेल है वो कैसे बनेगी, वो जो पुरानी सेल है उसी के डिवीजन से बनेगी। तो ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल प्रेजेंट है उसी के डिवीजन से नई सेल बनेगी। ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। तो वो स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, all cells arise from pre-existing एक सेकेंड अपना गंदा हो गया है। क्या है, all cells arises from pre-existing cells। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। और ये ईयर कौन सा था, 1855। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, लाइन है जो एनसीईआरटी में बोला गया। मॉडर्न सेल थ्योरी को ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वो हमारी रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। उन्होंने क्या बताया, ओमनी सेलुला ए सेलुला, मतलब जो भी नई सेल है वो कैसे बनेगी, वो पुरानी जो सेल है उसको डिवाइड से, उसके डिवीजन से बनेगी नई सेल्स। ठीक है,
और एक लाइन और एनसीईआरटी में हमारे फर्स्ट पेज पे लिखी है, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे तो सारे पॉइंट्स हो ही गए हैं, लेकिन वो अलग अलग लिखी है, वो पूरी कंबाइंड लिखी है, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of all living organism। ठीक, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वैसे राइटिंग तो कुछ खास अच्छी नहीं है मेरी, तो अगर कहीं पे समझ नहीं आता है तो मैं बोल बोल के इसीलिए कर रही हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। आगे फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक सबने लिख लिया होगा, अभी लिख लो, एक सेकेंड। हो गया होगा अभी। फिर है ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, पहले सेल का साइज देख लेते हैं। जो सबसे पहली है वो है माइकोप्लाज्मा। इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक, अब माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है PPLO। ठीक है, क्या है? PPLO। ठीक, इसका फुल फॉर्म पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका साइज़ क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर। PPLO इसका साइज़ क्या है? तो इसका साइज़ है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक, ये क्या है? ये माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम है PPLO। ठीक, और माइकोप्लाज्मा अगर पूछे कि माइकोप्लाज्मा का साइज़ क्या है तो हम बताएंगे 0.3 इन किसमें? लेंथ में है, इन लेंथ। ठीक, ये आप ध्यान रखना किस उसमें दिया गया, इन लेंथ। ठीक, और PPLO अगर पूछे तो हम लिखेंगे 0.1 माइक्रोमीटर। ये डायग्राम में है, जो हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम बना है उसमें इसका साइज़ ये लिखा हुआ है। ठीक, अब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज़ क्या है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक, अगर वही पूछे टिपिकल बैक्टीरिया तो उसका क्या है? टिपिकल बैक्टीरिया तो इसका है
1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा वायरसेस। वायरस का क्या साइज है? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। इतना हो गया, इतना करो अभी आप, फिर मैं नीचे बढ़ूँ। तो इसमें ये जो माइक्रोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर है साइज, ये थ्योरी में है, ये डायग्राम में है। अगर अलग अलग है माइक्रोप्लाज्मा वर्ड आता है तो हम 0.3 करेंगे, अगर PPLO आता है तो हम 0.1 करेंगे। ठीक, और बैक्टीरिया में वही जो टिपिकल बैक्टीरिया ये डायग्राम में लिखा है। ठीक है, आप बताओ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, एक सेकेंड, अभी बता रहे हैं। NCERT में आप 128 पेज नंबर पे देखोगे। ठीक है, वहाँ पे दिया हुआ है इसका डायग्राम में, और इसका, और ये वायरस का भी दे रखा है। ठीक है, दूसरा हमारा है RBCs। RBC का क्या साइज है? 7 माइक्रोमीटर। ये किस में है? डायामीटर में है, इन डायामीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप पूछो फटाफट से। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखें किस चीज़ में पूछा गया है। ठीक है, ठीक, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है ना कि अगर माइक्रोप्लाज्मा का साइज मान लो वहाँ इसमें तो लेंथ में है, वहाँ पे डायमीटर में कह दिया जाए और कुछ ऑप्शंस लेंथ में हो, तो आप ये ध्यान रखना ये लेंथ में दिया गया है और ये जो RBC का साइज है वो डायमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? ये भी हमारा NCERT के जो डायग्राम है उसी में लिखा है। पेज नंबर क्या मैंने बताया था? पेज नंबर 128 पे, उस पे आप देखना, उसमें ये भी लिखा है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। ठीक, यूकैरियोटिक सेल, उसका क्या होता है साइज? तो उसका साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतनी बात हो गई। दूसरा फिर इधर लिख लेते हैं, ये साइज हो गया। अब कर इधर लिख लेते हैं सेल शेप। सेल शेप, तो सेल का शेप किस पे डिपेंड होता है? तो उसके फंक्शंस पे डिपेंड होता है, फंक्शन की एक्टिविटी पे डिपेंड होता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले लिख लेते हैं सेल इज डिपेंड्स, सेल शेप इज डिपेंड सेल फंक्शंस, या इसको कह दो या फंक्शंस, या एक सेकेंड, सेल फंक्शंस या उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो
तो जो सेल का शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, सेल के फंक्शन या उसकी एक्टिविटी पे। फंक्शन और एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे कि प्लांट में जाइलम है, उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करना मतलब नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। तो उसमें क्या, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, पाइप जैसी होएगी ना, लंबी, उस टाइप से। तो उसको तो सेल का शेप किस पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पे और उसकी एक्टिविटी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं। तो साइज इसमें सबसे पहला है आरबीसी में। कैसे आरबीसी में कैसा होता है, राउंड शेप, ब्राउन या बाई कॉन्केव सेल। ठीक, तो आरबीसी में कैसी सेल्स होती है, राउंड होती है और कैसी होती है, बाई कॉन्केव सेल होती है। फिर दूसरा आता है डब्ल्यूबीसीज, उसमें कैसी होती है, उसमें होती है हमारी अमीबॉइड सेल, सॉरी अमीबॉइड शेप होती है। तीसरा है नर्व सेल, तो वो कैसी है, लॉन्ग ब्रांचिंग। ठीक, नर्व हमारी बॉडी में इधर उधर फैली हुई ना ब्रांच में, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, लॉन्ग और ब्रांचिंग में हो जाएगी। इतना हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर कॉल्यूमनर एक सेकेंड, यहाँ पे एन लिखा है। कॉल्यूमनर एपिथेलियम, एपिथेलियम सेल, ये कैसी हो जाएगी, लॉन्ग एंड नैरो। दूसरी कौन सी आएगी, मीजोफिल। मीजोफिल, तो मीजोफिल सेल का शेप कैसा हो जाएगा, इसको राउंड कह लो या ओवल, ओवल भी लिख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है, ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स की सेल्स कैसी होती हैं, ये कैसे हो जाएंगे, इलोंगेटेड। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लेते हैं। अगर आता है क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सेल, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई दोनों, लेंथ और विड्थ दोनों, वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच का एग। ठीक, मतलब लेंथ भी में भी हो उसकी और विड्थ भी ज़्यादा हो, उसको कहेंगे लॉन्गेस्ट। तो वो किसका, उसका एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रिच का एग। फिर अगर आता है, मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड, लॉन्गेस्ट नहीं, यहाँ पे होएगा लार्जेस्ट।
एक सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं। ये होता है लार्जेस्ट। अभी ये दिख रहा होगा। तो जो लार्जेस्ट का मतलब है लेंथ और विड्थ दोनों। तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, वो हो जाएगी हमारी ऑस्ट्रिच का एग, वो हो जाएगी लार्जेस्ट। अगर आता है लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट में क्या आएगा, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सी है, एनिमल सेल, तो वो हमारी है नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल ये सिर्फ लेंथ में है, ये हमारा उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है नर्व सेल का। ठीक है, तो फिर हमारी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़, मैं आपको अपना इंट्रो देना भूल जाती हूँ, सीधे सीधे आती हूँ, क्लास स्टार्ट कर देती हूँ आपका हालचाल लेके। तो मैं फर्स्ट क्लास में भी मैंने नहीं बताया, मेरा नाम है संध्या सिंह। ठीक है, तो फिर चलो, फिर आप अपना ध्यान रखना है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, और आप ठीक है, तो फिर चलो फिर रखते हैं, बाय बाय।